अब हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा कि 1950 से लेके 1990 तक का जो टाइम पीरियड था, वो इकोनॉमिकली एक अच्छा एरा नहीं था। हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए, हमने जो बंदिशें लगाई, वो कहीं न कहीं इकोनॉमी को फ्रीली वर्क नहीं करने दे रही। तो उनके रिपरकशंस हमें सहने पड़े आगे जाके। मैंने पहले भी कहा था कि जो 1956 तक पॉलिसीज़ आई थी, वो शुरू के 10-15 सालों के लिए तो अच्छी थी, बट आगे नहीं। 1978-79 से हम प्रॉब्लम सहना शुरू कर चुके थे। ठीक है, 1980s में इट वाज़ वेरी एविडेंट कि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए था। पर कहीं न कहीं वो चेंज इतने ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं थे और वैसे भी किसी भी देश में कोई भी चेंज आते हैं तो वो ईज़िली एक्सेप्टेबल नहीं होते, चाहे वो फॉर गुड क्यों ना हो। पीपल आर देयर टू रेजिस्ट। ठीक है, जैसे अभी तक नोबडी नोज़ दैट दिस एग्रीकल्चरल बिल जो आजकल चल रहा है, कि वो अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, क्योंकि उसके प्रोस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो ऐसे ही हम वो स्टेप्स तब नहीं ले पाए जिन्हें रिफॉर्म्स कहते हैं। ऊपर से हमारे को सोवियत यूनियन का हमेशा एक साथ रहता था। वो हमें फंडिंग कर देते थे, तो हम उन सिचुएशन से निकल जाते थे। ठीक है, 1988 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। तो वो भी एक रीज़न था कि हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज होने लग गई और हमारे को एट द एंड रिफॉर्म्स लाने पड़े। Economic reforms in India indicate all the policy measures introduced since 1991. इन्हें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। अब पहली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाई द रिफॉर्म्स वर नीडेड, व्हाट वाज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग दीज रिफॉर्म, मेकिंग द रेवोल्यूशन, मेकिंग द चेंजेस दैट वी डिड इन 1991 अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, the finance manager, that the finance minister at that time. फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कब आता है? किसी को बच्चे को पता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? हमने गवर्नमेंट बजट में पढ़ा था। Total एनीबॉडी? expenditure is more than the total revenue, excluding borrowings. Total receipts excluding borrowing. Very Okay. good. Fiscal deficit arises when government's total expenditure is more than total receipt of government excluding the borrowing. कि गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा और रिसीट्स है, ठीक है? और बेसिकली फिस्कल डेफिसिट बोरिंग को ही रिफ्लेक्ट करता था। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट 5.4% ऑफ जीडीपी था और वो बढ़ के 8.4% हो। तो पहला साइन तो ये था। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाज इन डेफिसिट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, किसी को पता है बच्चे? वी हैव डन फॉरेक्स इन बीओपी, गिव इट अ ट्राई। क्या होता है बीओपी? Sir, net export is more than Exports is equal to imports. नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताओ। नहीं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दैट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरा चार्ट बनवाया था कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ पैसे जा रहे हैं। तो दैट इज बीओ। तो हमारे देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट में आ रहा था, मतलब पैसे आ कम रहे थे, जा ज्यादा रहे थे। और वो डेफिसिट था 2214 करोड़ 1980 में, एंड इट इन्फ्लेटेड टू 17,367 करोड़। ठीक है, which is really too much, which is really too much. डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो किसी भी देश के लिए क्रिटिकल होता है। आज वर्ल्ड में 6 नंबर का फॉरेक्स रिजर्व होल्डर है इंडिया। ठीक है, और उस टाइम पे इतना बुरा हाल था कि वी कैन नॉट फाइनेंस इवन 2 वीक्स ऑफ द फॉरेक्स बिल्स दैट वी आर रिक्वायर्ड टू पे। सर हमें रिजर्व रखना है क्यों? अरे भैया सब कुछ हमारे देश में नहीं है ना, पेट्रोल नहीं है यहाँ, चाहिए पेट्रोल, तो हमें पे करना पड़ता था, तो बिल्स पे करने पड़ते थे। तो हमारे पास सिर्फ 15 दिन का रिजर्व पड़ा हो। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंपनीज दे वर अ फेल्योर, डूब गई थी। 15 सालों से बुरा हाल चल रहा था। ड्यूरिंग इनिशियल 15 ईयर दे वर गुड, आफ्टर दैट जो रिमेनिंग के 20 साल थे वो डूबी पड़ी थी आगे के। और फिर भी चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। हमने पढ़ा दे वर ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के अप्रेजल में। इन्फ्लेशन, महंगाई, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई, डियरनेस। मैं पूरा हिंदी में तो नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख देता, मींस डीएनएस, चीजें महंगी हो रही थी। देयर वाज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, चीजें लगातार महंगी होती जा रही थी। इन्फ्लेशन रेट वाज 17%, 17% का इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया था। तो ये चीजें थी जिन्होंने हमें फोर्स किया कि भैया कुछ करो। तो हम गए वर्ल्ड बैंक के पास भीख मांगने के लिए। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो उन्होंने हमें 7.2 बिलियन डॉलर्स का लोन दिया
और उन्होंने कहा कि देखो हम लोन तुम्हें दे रहे हैं, जाके खा पी के खत्म कर दोगे तुम, इससे कुछ नहीं होगा लोन से, पहले अपने काम करने के तरीके बदलो। का कैसे? का नए रिफॉर्म लाओ। कौन से? एलपीजी। पहले रिफॉर्म्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक था स्टेबलाइजेशन मेजर और एक थे स्ट्रक्चरल मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर क्या थे? इकोनॉमी डूबी पड़ी है ना, मर गई है ना, फेल हो गई है ना, का नेगेटिव पे है, पहले बैलेंस पे। का दिस इज नॉर्मेलिटी ना, हम नीचे हैं, का पहले नॉर्मल पे लो। स्ट्रक्चरल फिर इंप्रूव करो। जैसे एक बच्चा अगर मुझे मिले जो फेलियर हो, तो मैं पहले क्या कोशिश करूंगा, ये नहीं उसको पहले दिन टॉपर बना दूं, पहले उसको पास होने तक पहुंचाओ। जब वहां पहुंच जाएगा देन आई विल टेक स्टेप्स कि वो ठीक है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट हो और वो अच्छा बच्चा बने, दैट ही कैन स्कोर गुड। बच्चे तो सारे ही अच्छे होते हैं, मार्क्स अच्छे लाना शुरू, ठीक है। सो दैट इज स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। तो स्टेबलाइजेशन मेजर क्या थे? डेफिसिट था, हटाओ। बीओपी का डेफिसिट था, हटाओ। इन्फ्लेशन ज्यादा है, हटाओ, इन्हें कंट्रोल करो। स्ट्रक्चरल की एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी को डेवलप करना, दैट वाज स्ट्रक्चरल। अब देखो, अब जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, अब वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तीन पार्ट्स थे, और वो क्या थे? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब एक एक करके हम इन तीनों क्या कहते हैं रिफॉर्म्स को, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को समझें। देखो, लिबरलाइजेशन, liberalization comes from word liberty. Liberty means freedom. Liberalization involves deregulation. जो अभी आपने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए ना, उन्हें खत्म करो, गवर्नमेंट के कंट्रोल को कम करो। ग्रेटर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? पावर, फ्रीडम, आजादी, ठीक है, ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्यों? अगर आप हमारे देश की इकोनॉमिक पोटेंशियल को यूज करना चाहते हैं, जो देश में लोग हैं उनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल को, प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक पोटेंशियल को, बाहर से आने वाली एमएनसीज की इकोनॉमिक पोटेंशियल को यूज करना चाहते हो, तो रूल्स एंड रेगुलेशन हटाओ। देश में ज्यादा रिसोर्सेस आए, ज्यादा कंपटीशन आए, तभी तो देश बेटर परफॉर्म करेगा। वी शुड मूव टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ओके, अब देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर, अरे एक, to introduce much more resources and competition in the economy and creating incentive for increasing efficiency. To introduce, देखो, हमें ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन देश में लाना चाहिए। कंपटीशन आएगा तभी तो हम इम्प्रोवाइज करेंगे, तभी तो क्वालिटी डेवलप करेंगे। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन लिबरलाइजेशन जो थे, उनको 5 कैटेगरीज में डाला गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म्स, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स। तो ये 5 तरीके की लिबरलाइजेशन मेजर्स थे, मतलब हर एक कैटेगरी जो थी उसको कवर कर। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, अच्छा एक बात बताओ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में 3 शेड्यूल बनाए गए थे, कौन कौन से? 3 शेड्यूल बनाए गए थे, याद करो वो कौन कौन से थे 3 शेड्यूल्स? ए बी सी, याद आया हो तो? अब कोई बता सकता है शेड्यूल ए में क्या था, बी में क्या था और सी में क्या था? कुछ नहीं याद? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, industries were divided into 3 So schedules. हाँ, industries were divided into 3 schedules owned by state, by public and private, co-run by public and private, and run by private sector. A was public, उसमें 17 इंडस्ट्रीज थी। उन 17 इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट के लिए फिक्स करी गई थी, उन्हें 3 में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ 3, बाकी सब में सब आ सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट है, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो जो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, उसको 3 कर दिया। कौन सी 3? जिनसे डर लगता है। डी ए आर, डी डिफेंस, ए एटॉमिक, आर रेल। शेड्यूल सी में कौन सा था इशिका?
private sector. पर प्राइवेट सेक्टर क्या शांति से काम कर सकता था या उसके लिए एक रिक्वायरमेंट और थी? License. लाइसेंसिंग की। कल लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है, जो काम करना है करो, जिस स्केल में करना है करो, पर 6 चीजों के लिए अभी भी लाइसेंस चाहिए होगा, बाकी किसी के लिए लाइसेंस नहीं। वो 6 चीजें क्या है? चपेड़, C for chemical, H for hazardous goods, A for aerospace, B for pharma, E for explosives, D for distillation and brewing industry, दारू। ठीक है, का इसके सिवा और कहीं लाइसेंस नहीं चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्वेशन दी थी ना कि कुछ गुड्स रिजर्व थे कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाएगी, हटाओ यार रिजर्वेशन, प्रोडक्शन बढ़ाओ देश के अंदर, कोई रिजर्वेशन नहीं, सब काम करो। MRTP एक्ट बना था, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, मोनोपोलिस्ट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट का हटाओ इसे। वो MRTP एक्ट किसी को मोनोपोली नहीं बनने देता था, किसी को ज्यादा पैसे नहीं बनाने देता था। कब बनाओ भैया, जिसने बनाया बनाओ, देश को आगे लेके जाना जरूरी है, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। फिर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या आते हैं? बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का इनमें चेंजेस लो। का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज रेगुलेटर, जिसका काम क्या? सिर्फ रूल्स बनाना, बदलो, चेंज हिम टू फैसिलिटेटर। अभी तक वो रुकावटें लाता था, अब वो चीजें आसान कर रहा। ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर बैंक बनना शुरू हो। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक बनना शुरू हुए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हुआ, कंपटीशन आया। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पहले FDI अलाउड नहीं था बैंक्स में, अलाउ कर दिया, टिल 51% बाहर के बैंक्स को भी इंडिया में आने दिया। ईज एंड एक्सपेंशन, पहले एक ब्रांच बढ़ाना इतना आसान काम नहीं होता था। यू कैन डेफिनेटली सी इट, गो एंड आस्क योर पेरेंट्स, दे विल लेट यू नो कि जैसे पहले कितनी कम बैंकों की ब्रांचेस होती थी। ठीक है, जैसे मेरा अकाउंट एक्सिस बैंक में है, पहले मतलब अगर आज से 6 साल पीछे जाए तो एक ही ब्रांच होती थी शक्ति नगर पे, और अब देख लो, अगर मैं अपना आजाद मार्केट से लेके अब क्या कहते हैं अपना अशोक विहार तक ही देख लूं, कम से कम नहीं तो 12 से 15 ब्रांचेस खुल गई, जहां पे पहले एक ही ब्रांच थी। तो बहुत आसान कर दिया गया, इजी इन एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस, कि बैंक्स को बड़े करो, जितनी ब्रांचेस मर्जी खोलनी है खोलो। ठीक है, लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इतने ही क्लाइंट्स जो है एक ब्रांच संभाले। तो दीज आर दी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, व्हिच इज वेरी गुड। प्लीज कॉपी।